उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज भी चलेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन सत्र बढ़ाने का लिया गया निर्णय। आज सरकारी दिवस होगा जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज से लगातार दौरों पर। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में दौरे करेंगे बंशीधर भगत। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। हरिद्वार में बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला। मासूम के साथ की गई दरिंदगी के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डीजीपी अशोक कुमार ने फरार सहयोगी आरोपी पर रखा इनाम। बीजेपी विधायक महेश नेगी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएनए सैंपल लेने के दिए आदेश। विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में होना होगा पेश। देहरादून में नए साल और क्रिसमस के जश्न मनाने वालों को झटका। सामूहिक कार्यक्रम पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया फैसला। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने जारी किए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज भी चलेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन सत्र बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आज सरकारी दिवस होगा जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। आज कार्य स्थगन ला सकेगा विपक्ष। विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। ये तमाम जानकारी आपको देते चलें। जहां 3 दिवसीय ये विधानसभा सत्र था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि ये जो समय अवधि है वो बहुत कम है, समय अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता या 8 दिन समय अवधि होनी चाहिए। लेकिन उसी को देखते हुए जो है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि एक दिन और इस सत्र को बढ़ाया जाएगा। अब इसमें ये असरकारी दिवस होगा, प्रश्नकाल नहीं होगा, कार्य स्थगन ला सकेगा विपक्ष। और विपक्ष की ये मांग थी कि ये जो सत्र अवधि है ये बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है समय कम बताया जा रहा था और विपक्ष ये कह रहा था कि हमारे पास मुद्दे ज्यादा हैं लेकिन समय जो है वो बहुत कम है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया था और कहा था कि अगर विपक्ष को 30 दिन भी दिए जाएं तो वो भी विपक्ष को कम लगेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे जो है सत्र जो था 3 दिन का था, लेकिन उसके बाद 1 दिन की समय अवधि और बढ़ा दी गई, लेकिन इस पर भी विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि अवधि और भी बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि समय कम है। किशोर, जरा पूरा अपडेट दें। देखिए, लगातार जो सत्र को बढ़ाने की बात हो रही थी, विपक्ष जब से सत्र की घोषणा हुई थी कि सत्र 21 से 23 तारीख तक चलेगा, उसमें विपक्ष ने लगातार सत्ता पक्ष से मांग रखी थी कि सत्र बढ़ाया जाए। हालांकि 1 दिन का सत्र और बढ़ाया गया, यानी 24 तारीख का। दरअसल क्या है कि सत्र सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस होना चाहिए तभी सत्र का फायदा होता है। अगर बिजनेस नहीं है तो फिर सत्र का जो पैसा व्यय होता है, वो जो खर्च होता है, वो कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई का भार पड़ता है। हालांकि 1 दिन का सत्र बढ़ाया है। इसमें आज शून्यकाल रहेगा, प्रश्नकाल नहीं चलेगा। इसमें प्राइवेट बिल आएंगे और चर्चा की जाएगी तमाम जो विपक्ष के मुद्दे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि इस सत्र को और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि कोविड के नियमों के तहत और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो संक्रमण फैल रहा है उससे सत्र ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। वजह साफ है कि लगातार इसे मेंटेन रखना, सत्र में इतने सारे लोग आते हैं, उनको मेंटेन रखना काफी जोखिम वाला काम होता है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि सत्र को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने 1 दिन का सत्र और बढ़ाया है। तो आज जो तकरीबन प्रश्नकाल नहीं चलेगा, लेकिन तमाम जो कार्य होते हैं, सदन के विधायी कार्य होते हैं, वो चलेंगे। और जो अनुपूरक बजट है उसमें भी जैसे चर्चा हुई थी इससे पहले, तो जाहिर सी बात है कि अब हंगामेदार जरूर होगा क्योंकि विपक्ष अपने कई मुद्दे उठाना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन किशोर, एक और चीज समझने की जरूरत होगी क्योंकि जिस तरह से कार्य मंत्रणा समिति ने 1 दिन और बढ़ा दिया, क्या उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष अवधि को लेकर सवाल उठा रहा था, समय अवधि को लेकर और आगे सत्र जा सकता है क्या? आखिरी दिन होगा आज किशोर? देखिए, समय अवधि तो आप ये मान के चले कि आज संभवतः आज सत्र समाप्त हो जाएगा क्योंकि जो कार्य मंत्रणा की बैठक थी उसमें 1 ही दिन बढ़ाया गया है। आज 24 तारीख है। आज कोई प्रश्नकाल नहीं होगा और ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ये कि कई मामलों पे चर्चा हो सकती है। विपक्ष अपने कई मुद्दों को जनता के सामने रख सकता है, सदन के सामने रख सकता है।
और विपक्ष ये चाहता है कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो सदन में आने चाहिए, क्योंकि सदन में कोई मुद्दा आता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा माना जाता है। और संभवतः क्योंकि सदन की कार्रवाई में आता है तो तमाम जो इसको कवरेज है, बड़ी कवरेज मिलती है। तो लेकिन ये जरूर है कि अब ज्यादा काम सरकार के पास नहीं है, बिजनेस नहीं है, और साल का आखिरी ये सत्र मान के चले तो सत्र है। लेकिन अब ऐसे में देखते हैं कि आज का क्या हंगामा रहता है। लेकिन ये जरूर है कि जब जनवरी और फरवरी में जब अब सत्र आउट होगा, यानी मार्च में जब बजट सत्र आउट होगा, तो उसमें संभवतः थोड़ा सत्र लंबा हो सकता है, जो विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका तमाम जानकारी के लिए। लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फटियाल ने एक बार फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल विधायक का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से सदन में उन्हें टनकपुर जौलजीबी सड़क का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही। विधायक ने आरोप लगाया कि टनकपुर जौलजीबी सड़क के निर्माण में कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। ठेकेदार ने गलत डीपीआर और तथ्यों के आधार पर करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ठेकेदार से पूरी वसूली की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मामले की जांच कराए, अगर तथ्य गलत पाए जाते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो बात की बात है भाई, ये एविडेंस तो हो कि भाई आगे। तो आपको बताते चले एक बार फिर से जो है विधायक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि एक मुद्दा उठाने की बात वो कह रहे थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो एक बार फिर अपनी ही सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस तरह से जो ठेकेदार हैं वो सारी वसूली कर रखे हैं, अगर ये मामला गलत निकलता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज से लगातार दौरों पर हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में दौरे करेंगे बंशीधर भगत दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। वार्ड से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ राय शुमारी करेंगे और दौरे के दौरान विकास कार्यों की प्रगति का जायजा भी लेंगे। और उसी के साथ मसूरी विधानसभा से होगी दौरे की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में रात्रि प्रवास करेंगे, यानी कि हर विधानसभा में रुकने का जो है इंतजाम किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ 3 प्रकार की बैठकें करेंगे। और बता दें, पहली बैठक शक्ति केंद्र संयोजक से लेकर विधानसभा में निवास करने वाले प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ करेंगे। और दूसरी बैठक पूर्व में विभिन्न दायित्व पर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, सभासद, वार्ड अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के साथ करेंगे। और जो तीसरी बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अलग अलग वार्ता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, यानी कि प्रथम चरण में मसूरी से शुरुआत होगी। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। तो 3 तरह की ये बैठकें होनी है, जिसमें जो है वरिष्ठ जो सदस्य होंगे, पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे अलग से बातचीत की जाएगी, कार्यकर्ता प्रतिनिधियों से अलग से बातचीत की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी। बीजेपी विधायक महेश नेगी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएनए सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं और विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में पेश भी होना होगा। विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने उसके सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब लगातार कार्रवाई हो रही है और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो है डीएनए सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं। अब कहीं ना कहीं ये है कि जो विधायक महेश नेगी हैं उनकी मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि आखिर जो महिला ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और जो विधायक हैं वो दावे से ये कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं। अब इस तमाम जानकारी के बाद और इस पूरी जांच के बाद और डीएनए सैंपल के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कितना सच इन आरोपों में है। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में बंद रहे होटल ढाबों के पानी के बिलों में छूट देने का फैसला लिया है। आपको बताते चले, पानी के बिलों के निर्धारण को गठित समिति पर छोड़ दिया गया। दरअसल विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कार्यस्थगन में लॉकडाउन में बंद रहे होटल ढाबों को पानी के बिलों में 100% छूट देने की मांग की थी। विधायक ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने पर्यटन कारोबार की कमर तोड़कर रख दी थी। होटल ढाबों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने ये बताया कि लॉकडाउन के समय के पानी के बिल में
पूरी छूट के मसले को पेयजल निर्धारण समिति को भेजने का फैसला ले लिया गया है। समिति के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ईयरली बढ़ोतरी होती है उसमें 6% की कमी की है। साथ साथ हमने मार्च से लगाकर और 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया है कि यदि कोई देगा तो उसका विच्छेदन नहीं किया जाएगा बिल के आधार पर। साथ साथ सरकार ने निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन के समय जो संस्थान इस प्रकार बंद थे उनको पानी के बिल से संबंधित कोई छूट देनी अथवा नहीं देनी, जो एक पेयजल से संबंधित समिति बनी हुई है उसको संदर्भित किए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीजीपी ने कुंभ के दौरान रहने वाली पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में उत्तराखंड पुलिस की सभी शाखाओं, पीएसी, अभिसूचना, फायर संचार पुलिस, जल पुलिस, बाहरी राज्य से आने वाले पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की। कार्य योजना को अंतिम स्वरूप दिया गया। बैठक में डीजीपी ने कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के मानकों का पूरी तरह पालन कराने और ड्यूटी के दौरान हर पुलिसकर्मी को फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो आपको बताते चलें, जहां पर कोरोना काल चल रहा है तो उसी बीच तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं सभी अधिकारियों को भी कि आखिर किस तरह से इन सभी नियमों का पालन करना है और करवाना है, जिसके लिए खास निर्देश दिए गए और सभी को इसकी जानकारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर दूसरों से नियमों का पालन करवाया जा रहा है, वहीं पर नियम का पालन करवाने वालों के लिए भी अनिवार्य है कि वो भी इन गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। तो कुंभ मेले को लेकर ये तमाम निर्देश डीजीपी ने दिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी। हरिद्वार में बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला, मासूम के साथ की गई दरिंदगी के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा। डीजीपी अशोक कुमार ने माफी चाहेंगे 20,000 रुपए का इनाम रखा है। ये अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो लगातार पुलिस भी इस पर अपना काम कर रही है और एक मासूम के साथ दरिंदगी के बाद ये बड़ा फैसला डीजीपी अशोक कुमार ने लिया है और उसी के साथ जो आरोपी है उसके सहयोगी को पकड़े जाने के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हरिद्वार में बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर जो है मासूम के साथ जो दरिंदगी की गई उसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन जो उसका सहयोगी है उसको भी जल्द पकड़ा जाए, इसके लिए जो है एक और अहम फैसला लिया गया है। 20,000 का इनाम रखा गया है। जो भी उसकी जानकारी दे या फिर उसके सहयोगी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नॉर्मल टाइम्स में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पुलकित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। पुलकित, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में आगे क्या कार्यवाही हो रही है? हालांकि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया, आगे की कार्यवाही क्या? पुलकित, देखिए, एक बड़ी वारदात, एक जघन्य वारदात धर्मनगरी हरिद्वार के शहर के बीचों बीच ये घटी थी। रविवार देर शाम का ये मामला है। तभी से जो है शहर में एक पूरी तरह से तनाव का माहौल है, लोगों में जो है काफी आक्रोश है। जो इस घटना का जो मुख्य आरोपी था, जो युवक था, उसको पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका एक साथी जो कि उसी समय से फरार बताया जा रहा है, उसकी पुलिस पूरी तरह से खोजबीन में जुटी हुई है। और पुलिस की सबसे पहली जो कोशिश है वो किसी भी तरह से उस आरोपी को धर दबोचना है। लोगों में आक्रोश है, तो प्रदेश के जो पुलिस मुखिया हैं उन्होंने भी इसमें एक पहल करते हुए आरोपी के ऊपर जो है 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है, ताकि अधिक से अधिक संभावना और भी लोगों का सहयोग मिल सके उस आरोपी को धर दबोचने में। इसलिए ये पहल भी की गई है और पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द से जल्द जो है इस अपराधी को, आरोपी को जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी। नए साल पर फिर उत्तराखंड आएंगे दिल्ली डिप्टी सीएम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। नए साल पर उत्तराखंड आएंगे। केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र रावत के मॉडल पर सिसोदिया करेंगे बातचीत।
सिसोदिया ने सरकार को राज्य के मुद्दों पर बहस करने का चैलेंज दिया था। शासकीय प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने स्वीकार किया था चैलेंज। कौशिक के जरिए चैलेंज को स्वीकार करने पर सिसोदिया ने अपनी खुशी व्यक्त की। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर मदन कौशिक से बहस का समय भी मांगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नए साल पर एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड का रुख करेंगे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में अपना वजूद बनाने के लिए जो है आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जिसकी कमान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संभाली है। पिछले दिनों भी मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आए थे, जहां पर उन्होंने स्कूल को लेकर चर्चा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आखिर जो है किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसको लेकर जवाब दिया जाए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली मॉडल और त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बहस का समय मांगा। उन्होंने बताया कि 2, 3 और 4 जनवरी में किसी भी दिन मदन कौशिक बताएं वो बहस के लिए देहरादून आ जाएंगे, जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि वो दिल्ली जाकर मनीष सिसोदिया को त्रिवेंद्र मॉडल के बारे में बताएं। यहाँ आए वो अपना काम करें, लेकिन हम उनको दिल्ली में जो पूरी दुनिया देश देखेगा कि उत्तराखंड मॉडल क्या है, जब वो कहें दिल्ली में हमें बताएं, हम दिल्ली में उसी समय पहुंच जाएंगे। और जहां वो चाहेंगे बड़े मैदान में, हम मैदान में बैठकर अपने सारी सरकार की नीति हम उनको बताएंगे कि हम कितनी योजनाएं चला रहे हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने ये बताया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर किस तरह के हालात, उसको लेकर ताजा अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में बुधवार को 564 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 87,000 के पार पहुंच गई और अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 87,940 तक जा पहुंचा है। राज्य में बुधवार को 547 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए और अब तक 79,888 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,507 एक्टिव केसेस हैं और बुधवार को 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई और अब तक 1,447 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। रामनगर में सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं से अस्पताल के कर्मचारियों ने 500 रुपए लेकर उन्हें कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। रामनगर अस्पताल के लैब कर्मचारियों ने थोड़े रुपयों के लालच में आकर पूरी सेना भर्ती को कोरोना के दलदल में धकेलने का प्रयास किया। लापरवाही की हद यहाँ तक रही कि अस्पताल में बीते 2 महीने से एंटीजन टेस्ट बंद होने के बावजूद आरोपियों ने युवाओं की फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट में 1 हफ्ते बाद की तारीख डालकर उन्हें एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव बताते हुए फर्जी दस्तखत और मोहर ठोक दी। रामनगर में कोविड कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 2 महीने से कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट बंद चल रहा है। उनकी मोहर से फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। वहीं सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि जब सेना अधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टरों ने युवकों की स्वास्थ्य जांच के साथ कोरोना की जांच की तो 10 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनको समय रहते आइसोलेट कर दिया गया। ये 21 तारीख में रुद्रप्रयाग जिले का रेस थी, तो 20 तारीख की रात को ही हमको पता चल गया था कि एक लिस्ट मिली थी कुछ लड़कों की जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिनकी 21 तारीख को आने की संभावना थी। तो 21 तारीख को क्योंकि हमको खबर पहले ही मिल चुकी थी तो इसलिए लड़कों को आइसोलेट करके यहाँ पे डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद ये आइसोलेशन में चले गए।
और ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये देखिए सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि लड़कों के आने से पहले उनकी खबर हमको मिल गई थी और लड़के आइसोलेट समय रहते कर लिए गए। अब सवाल ये है कि पीपीपी मोड पर संचालित रामनगर सरकारी अस्पताल में महामारी को लेकर लोगों की जिंदगी से किए गए खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिर कोरोना जैसी महामारी के चलते इतनी बड़ी लापरवाही पर प्रशासन मौन क्यों है? कोटद्वार से दिलीप कश्यप के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकारी एडवाइजरी का पालन करना, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की एडवाइजरी का सबसे ज्यादा उल्लंघन राशन डीलरों की दुकानों पर होता दिखाई दे रहा है। हिंदी खबर की टीम ने लक्सर में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो एक राशन डीलर की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना महामारी का प्रकोप थम नहीं रहा है, ऐसे में सरकार की एडवाइजरी पूरी तरह फॉलो करना जरूरी है। लेकिन राशन डीलरों की दुकान पर ये सब नहीं हो पा रहा। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ में कैमरे पीछे नहीं दिखाएं कि कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज यहाँ नहीं किया जा रहा है। देखो आप किस तरह से एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। मैं आपको कहूँगा, आप ये दिखाएं किस तरह से ये स्थिति है। बात करें लोगों से, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इधर चेहरा इधर करो कैमरे। जैसे कोरोना महामारी चल रही है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ बंद हो रही है, लेकिन मास्क लगाना जरूर। आपने मास्क भी लगाया, अभी अभी खोला है तो मतलब आपको डर नहीं लगता? डर लगता है। अभी देखो मास्क लगा रहे हैं तो ऐसे और लोग और भी यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम कैसा? अशोक कुमार जी। अशोक जी, मास्क है तो लगा क्यों? यहाँ मास्क बहुत जरूरी है। ये देखो, ये भी मास्क लगा रखे हैं और बच्चे भी छोटे हैं उसमें लाइन में लगा रखे हैं तो और मास्क लगा रहे, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ा। अब आप और भी लोग यहाँ से बात करेंगे। राजेश जी, इस तरह से आप खुद से देख रहे हैं पूरे मामले में, क्या इसमें कोई व्यवस्था नहीं? ये राजेश डीलर कह रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं और कोई मास्क नहीं लगा रहा। ऐसे में तो कोरोना महामारी फैलेगी। आपने देखा लोग बात भी करने को तैयार नहीं है। आपने देखा किस तरह के हालात हैं और ये हालात एक जगह नहीं है। पूरे क्षेत्र में ऐसी कई संस्थान हैं जहां इस तरह से सरकार की एडवाइजरी का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में कोरोना महामारी लगातार फैल रही है और हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी फॉलो ना करना कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस बात का लोगों को पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं उसे फॉलो किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरे, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन एडी चोटी का जोर लगा रहा है, फिर भी उस पूरे किए धरे पर लोग पानी फेर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा या कौन सा इन्हें किस तरह से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग सरकार की एडवाइजरी को पूरी तरह फॉलो करें और कोरोना महामारी से बच सकें, ये देखने वाली बात होगी। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर। काशीपुर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू करना था, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण कार्य में अब लोगों के लिए ये और भी मुसीबत बन गया। धीमी गति से फ्लाईओवर के कार्य के चलते शहर की मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके चलते शहर का सारा ट्रैफिक शहर के अंदर की सड़कों पर आ गया और हर छोटी बड़ी सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं पर काशीपुर सीओ अब लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिसको लेकर सीओ काशीपुर ने स्थानीय पुलिस ट्रैफिक और पुलिस सीपीयू के साथ नए रूट डायवर्जन का निरीक्षण किया है। इस दौरान दुकानों के आगे सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों के स्वामियों और संबंधित दुकानदारों को सचेत भी किया गया और अगर लोग सड़कों पर खड़े पाए गए तो उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में भी सर्दी अपना कहर बरपा रखी है। बढ़ती ठंड में गरीबों और राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए शासन द्वारा रेन बसेरों की व्यवस्था कराई जाती है। काशीपुर के महेशपुरा मोहल्ले में नगर निगम द्वारा रेन बसेरा स्थापित किया गया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते रेन बसेरे में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है और ना तो सोने के लिए सही से रजाई गद्दे हैं और ना ही स्वच्छता का कोई ध्यान रखा गया है।
आम आदमी के नेता दीपक वाली ने अधिकारियों के झूठे वादों की पोल खोलते हुए वहां पर नजर आए। तो वहीं पर नगर निगम प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा उनकी कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।